दोस्तों वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2015 की, जब शाम को मुझे मेरे दोस्त प्रतीक का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तब उसने कहा, यार सुनना, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं और तू तो जानता है कि मैं रात भर अकेले नहीं रह सकता। अगर आज रात तू मेरे यहाँ रुक जाएगा तो कोई दिक्कत है क्या? प्रतीक की सारी बात सुनकर मैं बोला, अरे कोई नहीं, आ जाऊंगा। बोल कितने बजे आना है? इस पर प्रतीक ने कहा, जब तेरा मन करे, बस रात 9 बजे से पहले आ जाना। और इतना कहकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। खैर मैं जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा ताकि जल्द से जल्द प्रतीक के घर पहुंच सकूं और सारा काम निपटाकर तकरीबन 8:30 बजे तक अपनी मोटरसाइकिल से प्रतीक के घर की ओर निकल गया। आसमान में काले बादलों का जमावड़ा देखकर मैं बाइक को तेजी से भगाने पर मजबूर था, क्योंकि बारिश किसी भी वक्त आ सकती थी और इस बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आएगा। खैर कुछ देर बाद मैं प्रतीक के घर पहुंचा। प्रतीक का घर काफी अजीब सी जगह पर था। आसपास ना तो वहां कोई दूसरा घर था और ना ही कोई दुकान, जिस पर मैंने मन ही मन कहा, अब पता चला साले को इतना बड़ा घर सस्ते में क्यों मिल गया। मेरी बाइक की आवाज सुनकर प्रतीक ने दरवाजा खोला। मैंने बाइक को घर की बाउंड्री के अंदर एक शेड के नीचे रख दिया ताकि अगर बारिश हो भी तो मेरी बाइक भीगे नहीं, और बाइक रखकर हम दोनों अंदर दाखिल हुए। प्रतीक का घर सच में काफी बड़ा था और इतने बड़े घर में अकेले प्रतीक तो क्या, कोई भी डर जाएगा। खैर अभी मैं अपनी आंखें फाड़कर उस घर को निहार ही रहा था कि प्रतीक बोला, चल मेरे कमरे में, खाना मैंने बाहर से ही मंगवा लिया था, चल वही खाते हैं। प्रतीक के बोलते ही हम दोनों उसके कमरे की तरफ जाने लगे। फिर उसके कमरे में जाकर हमने कुछ देर बातें की और बातों ही बातों में मैंने प्रतीक से पूछा, यार तेरा इतना बड़ा घर है, तुम लोग एक वॉचमैन क्यों नहीं रख लेते हो? जिस पर प्रतीक ने अपनी पेशानी की लकीरों को चढ़ाते हुए कहा, हमने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार वॉचमैन रखा था, मगर सबने 2-3 दिन में नौकरी छोड़ दी। वो सब हमारे घर के पीछे जो कब। ये बोलते बोलते प्रतीक रुक गया। उसकी आधी अधूरी बात सुनकर मैं बोला, क्या क्या घर से थोड़ी दूरी पर क्या है? इस पर प्रतीक विषय बदलते हुए बोला, छोड़ना वो सब, चल खाना खाते हैं और सो जाते हैं, बहुत तेज बारिश आएगी लगता है, बाकी बात मैं कल सुबह बता दूंगा। फिर मैं और प्रतीक खाना खाने लगे। खाने का पहला निवाला अभी मेरे गले से नीचे उतरा भी नहीं था कि तेज हवाओं के चलते कमरे की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। बाहर तूफान और बारिश दोनों ही शुरू हो चुकी थी। खाते खाते मैं उठा और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। तभी मुझे किसी आदमी की चीख सुनाई पड़ी। मैं प्रतीक की ओर पलटा और बोला, यार शायद कोई चिल्ला रहा है। इस पर प्रतीक ने दीवार में टंगी घड़ी की ओर देखा। तब रात के 9 बज रहे थे और फिर वो बोला, ना ना तेरे कान बज रहे हैं, खिड़की बंद कर और आ जा यहाँ। मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लिहाजा मैंने खिड़की बंद किया। खाना खाकर कुछ देर और हमने बातें की। फिर बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कब सो गया कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे कानों में वही चीख गूंज रही थी जिसे मैंने खिड़की बंद करते वक्त सुना था। मैं झट से उठकर बैठ गया और कमरे के चारों तरफ देखने लगा। हैरत की बात तो ये कि रूम की सारी खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी वो आवाज मुझे साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। मैंने प्रतीक की ओर देखा तो वो गहरी नींद में था और प्रतीक को देखने के दौरान ही
मेरी नज़र तकिए के बीच में रखी बैटरी टॉर्च पर गई। मैंने वो टॉर्च उठाया और प्रतीक के कमरे से होकर घर से बाहर निकलने लगा, ये पता लगाने के इरादे से कि आखिर ये आवाज़ है किसकी और कहाँ से आ रही है। मैं जब घर से बाहर निकला तो तब तक बारिश और तूफान दोनों ही थम चुके थे, मगर वो चीखने की आवाज़ और तेज हो गई। लिहाजा मैं टॉर्च को आगे रखकर और उस आवाज़ को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। आसपास सिवाय मेरे और कोई इंसान नहीं था। मेरी कदमों के अलावा सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़ ही थी उस रास्ते पर। उस आवाज़ का पीछा करते करते मैं प्रतीक के घर से थोड़ा दूर आ चुका था। तभी चलते चलते मेरे कदम एकदम से ठहर गए, क्योंकि वो आवाज़ एकदम तेज हो चुकी थी। इसका मतलब था कि आवाज़ यहीं कहीं से आ रही है। आसपास देखा तो पाया कि मेरी दाईं ओर एक पुराना सा कब्रिस्तान है, जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी। अभी मैं उस कब्रिस्तान में जाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो प्रतीक था। तभी मैंने कहा, हो तू है? पर तू तो सो रहा था ना। इस पर प्रतीक बोला, वो सब छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी छानबीन वाली आदत गई नहीं अभी तक? यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल घर चल। इस पर मैंने बोला, रुकना, यहाँ तक आ गए तो देखते हैं कि आवाज़ है किसकी। जिस पर प्रतीक ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, अबे तू पागल है क्या? तुझे इस कब्रिस्तान के बारे में भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। पहले पहले तो प्रतीक अंदर ना जाने की जिद पर अड़ा रहा, मगर जब मैंने जिद पकड़ी अंदर जाने की तो उसे झुकना ही पड़ा। फिर मैं और प्रतीक कब्रिस्तान की उस टूटी हुई दीवार को फांदकर अंदर दाखिल हुए। तो जैसे ही हमने कब्रिस्तान के अंदर पैर रखा कि वो चीखने की आवाज़ और भी तेज हो गई। खैर मैं और प्रतीक आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो कब्रिस्तान काफ़ी पुराना था, इसलिए कहाँ कब्र है और कहाँ ज़मीन उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी हम लोग थोड़ा भीतर गए ही थे कि अचानक ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने मेरा दाहिना पैर पकड़ कर रखा हो, क्योंकि मैं चलने के लिए अपना दाहिना पैर उठा नहीं पा रहा था। मैंने जब अपने पैर की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि जमीन से निकले एक हाथ ने मेरा पैर पकड़ रखा था। मैंने एक झटके से अपना पैर छुड़ाया, जिस पर प्रतीक ने कहा, संभल कर चल, किसी कब्र में मत चढ़ जाना, देखा ना ये कब्रिस्तान कितना खतरनाक है। अब मैं भी समझ गया था कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है, मगर मैं डरा नहीं और प्रतीक के साथ आगे बढ़ता रहा। अभी हम लोग उस जगह से थोड़ा आगे गए ही थे कि तभी मेरी नज़र पास ही में मिट्टी के टीले पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि अपना सिर झुकाए जोर जोर से रोए जा रहा था। उसकी चीख इतनी दर्दनाक और कर्कश थी कि मैं चुप नहीं रह पाया। अरे भाई साहब, क्यों रो रहे हैं आप? और इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं आप? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे अपने घर ले चलो। और ये बोलते हुए जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था, जिससे मांस लटक रहा था। ये सब देखकर मैं और प्रतीक वहां रुक नहीं पाए और हमने घर की ओर दौड़ लगा दी। कुछ देर ऐसे ही भागने के बाद प्रतीक ने कहा, ठीक है, वो कब्रिस्तान से बाहर नहीं आ पाएगा। देखा, मैंने कहा था ना, वो कब्रिस्तान भूतिया है और वहां से चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। चल ठीक है, तू डर मत। प्रतीक की सारी बात तो मुझे समझ आ गई, मगर एक बात अभी भी खटकती रही कि आखिर प्रतीक इतना हिम्मत वाला कब से हो गया। खैर कुछ ही देर में हम लोग प्रतीक के घर के दरवाजे पर थे।
इससे पहले कि हम दोनों अंदर दाखिल होते हैं, प्रतीक ने कहा, तू चल, मैं 5 मिनट में आता हूँ। इस पर मैं बोला, कहाँ जा रहा है? इस पर उसने फिर से मुझे अंदर जाने को कहा, लिहाजा मैं अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैंने प्रतीक के कमरे में जाने के लिए दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि प्रतीक बेड पर आराम से सोया हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता था? और आज भी ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उस रात मेरे साथ प्रतीक नहीं था तो वो था कौन? खैर, अब प्रतीक दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। तो दोस्तों, ये थी दीपक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। घटना आज से काफी साल पुरानी है। उस समय ना तो किसी के पास फोन हुआ करता था और ना ही लोग ज्यादा देर तक बाहर घूमा करते थे। इस घटना ने मेरे दिलो दिमाग पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज तक मैं निकाल नहीं सका और न ही अपने जीते जी कभी निकाल पाऊंगा। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं अपने गांव अपने परिवार वालों के पास लगभग 3 सालों के बाद जा रहा था। तो इस बात से मैं इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे मुझसे कोई भी काम ठीक से हो नहीं पा रहा था। मेरे गांव के घर में मेरे मम्मी पापा, चाचा और दादा दादी रहते थे, जिनसे मिलने की खुशी मेरे लिए काफी ज्यादा थी। असल में मैं अपने गांव से काफी दूर शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता हूँ। खैर, गांव जाने की बस शाम के 4 बजे की है, जो मुझे रात के 10 बजे तक अपने गांव पहुंचा देगी, जिसके बाद मैं फटाफट से गांव जाने की तैयारी में लग गया। हालांकि अभी वक्त दोपहर के 12 बजे का हो रहा था, तो मेरे पास तैयारी करने के लिए अभी काफी वक्त था। सारी तैयारी कर लेने के बाद ठीक शाम के 3:30 बजे मैं हॉस्टल से निकलकर नजदीकी बस स्टॉप पर पहुंचा, जहां मेरे गांव जाने की बस पहले से ही लगी हुई थी। तो मैं बस में चढ़कर एक सीट पकड़कर बैठ गया। मैंने 2 दिन पहले ही चिट्ठी के माध्यम से घर पर बता दिया था कि आज मैं आने वाला हूँ। खैर, बस में बैठने के आधा घंटा बाद यानी कि ठीक 4 बजे बस भी खुल गई, जिसके साथ साथ मैं और बस हम दोनों गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। मौसम ठंड का होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफी कम थी। बस में सभी लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं बस के अंदर ना आ सके। कुछ देर बस चलने के बाद ठंड का असर साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा, क्योंकि अब रास्ता काफी सुनसान हो गया था। शाम के 7 बजे ही रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ने लगा था। खैर, अभी भी मुझे काफी लंबा सफर तय करना था, तो मैं चुपचाप बस में बैठा रहा। बस आगे बढ़ती चली गई और एक पर एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर उतरने लगे। अब बस मेरे गांव के बस स्टॉप से 10 किलोमीटर ही दूर रह गई थी और बस में इक्का दुक्का मुसाफिर ही बचे थे कि तभी काफी रफ्तार से चल रही मेरी बस अचानक से बंद पड़ गई। पहले पहले तो मुझे लगा कि बस को ड्राइवर ने किसी स्टॉप पर बंद किया है, मगर जब बस ड्राइवर के बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करने पर भी जब बस स्टार्ट नहीं हुई, तो मुझे समझ आ गया कि जरूर कुछ दिक्कत है। जिस पर मैंने चिल्लाकर कंडक्टर से कहा, क्या हुआ कंडक्टर साहब, बस स्टार्ट नहीं हो रही क्या? इस पर कंडक्टर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है साहब, रुकिए मैं उतर कर देखता हूँ। जिसके बाद कंडक्टर बस से उतरा और कुछ देर बाद जांच पड़ताल करने के बाद बोला, लगता है बस के इंजन में कोई परेशानी आ गई है, बस आगे नहीं जा पाएगी। कंडक्टर के मुंह से ये सुनकर मैं एकदम से चिंता में पड़ गया
कि अब मैं घर जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। अभी भी मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। देखते ही देखते बस में बचे इक्का दुक्का मुसाफिर बस से उतरने लगे, जिसके साथ साथ मैं भी बस से उतरा। बस से उतरते ही जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 9:45 बजे का। मुझे ठीक से रास्ता भी पता नहीं था कि मैं पैदल चला जाऊं, मगर मुझे इतना ज़रूर पता था कि मुझे आगे जाना है। तो मैं चलकर रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा रास्ता सुनसान हो गया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर मुझे मेरे अलावा और कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता इतना वीरान था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते को घेर कर रखा था कि मानो ये रास्ता इस दुनिया में ही ना हो। अंधेरे के कारण आगे का रास्ता भी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर, अभी मैं किसी तरह से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तो अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस करके मैं एकदम से चौंक गया कि भला इतनी रात गए इस वीरान रास्ते पर कौन होगा। मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, क्या बात है भाई साहब? मेरे पूछते ही उस आदमी ने जवाब दिया, आप नीलपुर गांव जा रहे हैं ना? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मेरी चिंता कम हो गई। इस पर मैं उस आदमी से बोला, हाँ, मैं नीलपुर गांव ही जा रहा हूँ। जिसके बाद हम दोनों आपस में बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते वक्त मैंने उस आदमी से पूछा, आप नीलपुर गांव में कहाँ रहते हैं? तो इस पर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं नीलपुर गांव में नहीं, बल्कि नीलपुर गांव के काफ़ी पहले एक शमशान में रहता हूँ। उस आदमी की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी कि भला कोई इंसान शमशान में कैसे रह सकता है। खैर, मैं उस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते समय मैंने एक बात पर गौर किया कि वो आदमी कुछ अजीब ढंग से चल रहा था। वो आदमी काफ़ी धीरे चलकर भी मुझसे बार बार आगे निकल जा रहा था। अभी हमने लगभग आधा सफ़र तय किया ही था कि वो आदमी रुक गया। तो उसे इस तरह अचानक रुकता हुआ देख मैंने उससे रुकने का कारण पूछा। तो उस आदमी ने कहा, मेरा शमशान आ गया भाई साहब, अब आगे का सफ़र आप अकेले ही तय करना। उस आदमी के इतना बोलते ही मैंने जब रास्ते के किनारे देखा तो हाँ, सच में रास्ते के किनारे एक शमशान था। जिसके बाद वो आदमी चलकर उस शमशान के अंदर जाने लगा। मुझे भी अब अकेले घर जाना था, तो मैं समय जाया ना करके अकेले ही घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं 2 कदम बढ़ा ही था कि तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, जो मेरा मन एक बार पीछे मुड़कर उस आदमी को देखना चाहा। तो मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब मेरे पीछे कोई नहीं था। तो आखिर वो आदमी इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद मैंने अपने चलने की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। ऐसे ही कुछ आगे जाने के बाद मुझे रास्ते पर एक आदमी खड़ा दिखा। तो मैं चलकर जब उस आदमी के थोड़ा करीब गया तो मैंने देखा कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा थे। इतनी रात गए इस सुनसान रास्ते पर चाचा को देखकर मैं चौंक गया और चाचा से कहा, अरे चाचा, आप इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस पर चाचा ने कहा, मैं तुझे ही लेने आ रहा था। जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आप बीती चाचा को बताई। तो चाचा ने कहा, वो आदमी भूत है। आज से कुछ दिनों पहले उस आदमी का इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। तब से हर रात उस आदमी की आत्मा भटकती रहती है। चाचा की ये बात सुनकर मेरा शरीर डर के मारे जोर जोर से कांपने लगा।
मगर एक बात और मेरे जहन में खटकी कि चाचा को आखिर पता कैसे चला कि मैं पैदल आ रहा हूँ। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अच्छा घर जाकर चाचा से पूछ लूंगा आराम से। जिसके बाद मैं और चाचा घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद हम अपने गांव वाले रास्ते पर पहुंचे तो गांव वाले रास्ते पर आते ही चाचा ने कहा, सुधांशु तू घर चल, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ। इतना बोलकर चाचा दूसरे रास्ते पर चलते बने। जिसके बाद मैं चलता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा तो घर के करीब पहुंचते ही मैंने देखा कि 2-3 लोग मेरे घर के बाहर बैठे हुए हैं। मगर इतनी रात गए इतने लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं, ये सोचकर मैं हैरान हुआ और भागता हुआ घर के अंदर गया तो घर के अंदर का नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि मेरे घर के अंदर एक अर्थी सजी हुई थी और उस अर्थी पर कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा लेटे हुए थे। फिर बाद में किसी से पूछने पर पता चला कि आज सुबह खेत में काम करते वक्त चाचा को किसी जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। और अभी थोड़ी देर पहले जो मुझे चाचा मिले थे वो असली चाचा नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी जो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।